गुड इवनिंग क्लास। हम लोग आरओ, एआरओ, हाई कोर्ट और सचिवालय, यूपीएसआई और आगे आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। पहली श्रृंखला में हम लोगों ने 1 से 50 तक देखे थे। आज हम लोग 51 से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम। हम सबको मालूम है कि भारत की पूर्वी दिशा में पड़ता है म्यांमार, और इसमें से एक राज्य जो सीमा नहीं बनाएगा वो नहीं बनाएगा त्रिपुरा, क्योंकि म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों में है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य सीमा बनाते हैं और एक केंद्र शासित राज्य सीमा बनती है अंडमान निकोबार से कोको चैनल के माध्यम से हमारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा, म्यांमार सीमा नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन है लाल सागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन में है तमिलनाडु, केरल, मेघालय, छत्तीसगढ़। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। यहाँ आपको बता दें, भारत में रबड़ के बीज जो सबसे पहले लेके आए थे हेनरी विलियम्स लेकर आए थे 1826 में, और ये बीज आए थे ब्राजील से। ब्राजील से भारत रबड़ के बीज लाने का श्रेय हेनरी विलियम को जाता है, जबकि भारत में रबड़ की खेती शुरुआत करने का श्रेय सैलिसबरी को जाता है। लॉर्ड सैलिसबरी ने भारत में रबड़ की खेती शुरू कराई थी। यहाँ पे 2 ये अलग क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानसून वर्षा की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। यह प्रकृति में मौसमी है। दूसरा, इसमें समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ गिरावट की प्रवृत्ति है। तीसरा ऑप्शन है, वर्षा का स्थानिक वितरण काफी हद तक उच्चावच या स्थलाकृत से संचालित होता है। यहाँ पे जो 3 कथन दिए गए, तीनों कथन सही है। मानसूनी जो वर्षा है वह प्राकृतिक मौसमी पे है, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ गिरावट की प्रवृत्ति भी होती है, और वर्षा का स्थानिक वितरण काफी हद तक उच्चावच आकृति से संचालित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखा है कथन और कारण में, ये अभिकथन बताता है द्रविण क्रम की चट्टानें भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती हैं। तर्क आर दे रहा है द्रविण क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। पहला कथन देखें, द्रविण क्रम की चट्टानें भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है, ये गलत है। कथन ए गलत है, क्योंकि जो द्रविण क्रम की चट्टानें होती हैं वो प्रायद्वीप के बाहरी भागों में पाई जाती हैं। प्रायद्वीप का जो बाहरी भाग होता है वहां पे पाई जाती है। और आपको बता दें कि हिमालय क्षेत्र में भी इनका धीमे धीमे विस्तार होता रहता है, बनती रहती है द्रविण क्रम की चट्टानें। तो पहला कथन गलत है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहीं बल्कि प्रायद्वीप के बाहरी क्षेत्र में पाई जाती है द्रविण क्रम की चट्टानें। और जो तर्क दिया गया द्रविण क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है, ये सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत, आर सही। यहाँ पे एक चीज आपको बता दें, द्रविण क्रम के चट्टाने की बात की गई है। भारत में द्रविण लोग दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करता है। जब जनजाति की बात करेंगे तो दक्षिण भारत तो सही हो जाएगा, मेरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, लेकिन जब चट्टान की बात हम यहाँ पे करेंगे तो प्रायद्वीप का बाहरी हिस्सा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण का अजैविक अंग नहीं है? अजैविक अंग नहीं है। ऑप्शन है तापमान एवं ऊष्मा प्रवाह, दूसरा है मृदा, फिर विघटक, और फिर अगला ऑप्शन है हमारा जल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। सॉरी, ऑप्शन सी विघटक हो जाएगा। विघटक, डिकम्पोजर्स जिसको बोलते हैं हम लोग,
ये अजैविक अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित उदाहरण में किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का अनुसरण किया गया है। और श्रृंखला हमको दी गई कूड़ा करकट, केचुआ, चिकन और बाज। पहला ऑप्शन है चराई आधारित खाद्य श्रृंखला, दूसरा है अपरद अवशेष आधारित खाद्य श्रृंखला, सी ऑप्शन में ए बी दोनों और डी ऑप्शन में ना तो ए ना तो बी। ए ऑप्शन तो इसका भाई गलत हो जाएगा, चराई आधारित नहीं है। यहाँ कूड़ा करकट लिखा है, चिकन लिखा है, अर्थात जो मरी हुई चीजें, जो वेस्ट चीजें होती है, वो वाली जो श्रृंखला आगे बढ़ती है उस पर ही होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अपरद आधारित खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन बी सबसे सही होगा, जो मरे हुए जानवरों पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कौन सा है। द लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क ऑफ द इंडिया। यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो दिए गए हैं हमको देखना है। पहला पद्मजा नायडू प्राणी उद्यान पश्चिम बंगाल, नंदन कानन प्राणी उद्यान उड़ीसा, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान आंध्र प्रदेश। तो आपको बता दें, इनमें जो सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है आंध्र प्रदेश वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, लगभग 343 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवाल भित्तियों के द्वारा निम्नलिखित में कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं। प्रवाल भित्तियों के द्वारा निम्नलिखित में कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं। पहला है अपर्दन व बढ़ते हुए तूफानों की विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधक, दूसरा है मैंग्रोव हेतु पोषक प्रदान करना, तीसरा पोषकों का संग्रहण करना, चौथा पर्यावरणीय कार्बन के लिए शोषक सिंह की तरह कार्य करना। यहाँ पे ऑप्शन डी ये गलत है, पर्यावरणीय कार्बन के लिए शोषक यानी सिंह की तरह कार्य करना। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। बाकी ऊपर के तीनों कार्य जो हैं, अपर्दन व बढ़ते हुए तूफानों के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधक, मैंग्रोव हेतु पोषक प्रदान करते हैं और पोषकों का संग्रह करते हैं, ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल फोन टावर से मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला, इसके कारण कोशिकीय एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो सकता है, पहला ये दिया गया है। दूसरा, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के व्यवहार में प्रभाव डालता है। 1 और 2 यहाँ पे देखेंगे तो लगभग दोनों ही बातें सही लिखी हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शिशुधानी वाला प्राणी नहीं है। शिशुधानी को अगर हम इंग्लिश वर्जन में देखें तो मार्सुपियल लिखा है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्सुपियल। ऑप्शन में है कोला, बोम्बार्ड, कंगारू चूहा, तस्मान भेड़िया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कंगारू चूहा। कंगारू चूहा पे भी पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था आयोग के द्वारा। क्वेश्चन ये था कि बिना पानी पिए कौन जीवित रह सकता है, तो कंगारू चूहा। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ये शिशुधानी प्राणी नहीं है। आपको बता दें, इसका जो मार्सुपियल है कंगारू इसी में आता है। ऑस्ट्रेलिया वाला जो कंगारू जानवर होता है वो भी इसी में पाया जाता है, शिशुधानी। अगला देखें, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑप्शन है 29 नवंबर, 22 मई, 3 जुलाई, 21 सितंबर। इसका ऑप्शन लग जाएगा बी, 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित को उनके अपनाने के काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, फिर बेसल समझौता, मिनीमाता समझौता, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमको समय पता होना चाहिए कब हुआ। तो ऑप्शन ए जो है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ये जो कंडक्ट हुआ ये हुआ 1992। फिर बेसल समझौता जो है ये भी 1992 है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि बेसल समझौता मई के महीने में हुआ था, जबकि मरुस्थलीकरण वाला ये जून के महीने में हुआ था। मिनीमाता समझौता हुआ है 2013 में,
और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो हुआ ये हुआ 1948 में। तो 1948 चौथे पे जा रहा है, तो हम देखेंगे चौथा पहले में कहाँ है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, बी ऑप्शन ही दिख रहा है, हमारी मैचिंग हो जाती है। फिर भी हम देखते हैं, मिनीमाता समझौता होता है हमारा 2013 में और बेसल समझौता 1992 में। तो यहाँ पे आ जाएगा बेसल समझौता, तो 4 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद एक आ जाएगा मरुस्थलीकरण, ये भी 1992 में हुआ था। हमने बताया था मरुस्थलीकरण का जो महीना है वो जून 1992 में ये किया गया था, लेकिन इसको जो अपनाया गया पूरी तरीके से वो 1994 में अपनाया गया था। आप इसको नोट भी कर सकते हो, मार्च 1994 में मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को लागू किया गया, मार्च 1994 में। तो ऑप्शन बी में देखेंगे, पहले 4 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1 और लास्ट में हो जाएगा 3, क्योंकि मिनीमाता समझौता 2013 का है। आपको मालूम है मिनीमाता एक खाड़ी थी जापान में, और पारे के कारण वहां पे एक रोग विकसित हुआ मिनीमाता, तब से ये नाम फेमस होना शुरू हो गया मिनीमाता। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया है पेरिस जलवायु समझौते के नियमों का पालन करना, बी प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ विकास का प्रबंध करना, विकास की गति को बढ़ाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने कई बार बताया है कि प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ विकास का प्रबंध करना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, हम उपभोग भी करें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उन चीजों को छोड़ के रखें, उनको भी उन चीजों का उपभोग करना होता है, यानी चीजों को बरकरार रखें और साथ में विकास भी करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुंबई अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान की नोडल एजेंसी है। दूसरा हमसे बताता है, यह भारत के चुनिंदा राज्यों में परिवारों के प्रतिनिधि नमूनों में किया जाने वाला एक व्यापक बहुचरणीय सर्वेक्षण है। और तीसरा बताता है, चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2018-19 में आयोजित किया गया था। इसमें सिर्फ पहला वाला ऑप्शन सही है, आप केवल एक ऑप्शन बी लगेंगे हम लोग कि नोडल एजेंसी वाला जो ऑप्शन है, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान की नोडल एजेंसी है, ऑप्शन बी सही होगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता विश्व आर्थिक मंच, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता विश्व बैंक, और चौथा है अभिनव भारत के लिए @75 कार्यनीति नीति आयोग। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 4, यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता विश्व आर्थिक मंच और अभिनव भारत के लिए कार्यनीति नीति आयोग, ये सही हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल ज्योति योजना संबंधित है। अटल ज्योति योजना संबंधित है, ऑप्शन है विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के लिए सौर लैंप लगाने से, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण से, सब्सिडी दरों पर लोगों के लिए ऊर्जा कुशल LED ट्यूबलाइट और पंखे प्रदान करने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल ज्योति योजना का संबंध विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के लिए सौर लैंप लगाने से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना हृदय के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शहर शामिल है। ऑप्शन में है अजमेर, पटना, गया और अयोध्या। अब यहाँ पे कूट हमको चुनना है, केवल 1, केवल 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2, अजमेर और गया शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केंद्रीय बजट 2021-22 में कपास पर सीमा शुल्क
शून्य से बढ़कर प्रतिशत हुआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। कपास पर सीमा शुल्क शून्य से बढ़कर 10% हुआ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के विलय का प्रस्ताव करता है? अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। हमको ऑप्शन जो दिए गए हैं वो केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल 1 1 2 3। तो हम लोग देखें, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, ये दोनों का विलय का प्रस्ताव किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के प्रकाशन से संबंधित है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा केवल 1 हो जाएगा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ये IMF से प्रकाशित की जाती है, केवल 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयात प्रतिस्थापन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन पर जोर देना, यह एक प्रकार की संरक्षणवादी आर्थिक नीति है। अगला दिया है, उच्च शुल्क और कोटा इस नीति के सामान्य उपकरण हैं। फिर बताया गया है अगला ऑप्शन, इसका उपयोग केवल सबसे विकसित राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन डी है यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। आयात प्रतिस्थापन यानी उद्देश्य घरेलू उत्पादन पर जोर देना होता है, यह संरक्षणकारी आर्थिक नीति है, और उच्च शुल्क और कोटा इस नीति के समन्वय के उपकरण है। ठीक बात है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा कथन सनराइज इंडस्ट्री शब्द को परिभाषित करता है? सनराइज इंडस्ट्री, ऑप्शन में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित उद्योग, दूसरा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था के नए और तेजी से बढ़ते उद्योग, तीसरा है फेसबुक और गूगल जैसे बड़े सॉफ्टवेयर उद्योग, और चौथा उपभोक्ता वस्तु उद्योग। सनराइज इंडस्ट्री में इसमें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऐसे उद्योग अर्थव्यवस्था के नए और तेजी से बढ़ने वाले उद्योग। अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग हो गया, अंतरिक्ष पर्यटन हो गया, हरित पेट्रोलियम हो गया, इस तरीके के जो इंडस्ट्रीज हैं तो तेजी से बढ़ रहे हैं और जिनका आगे चल के फ्यूचर बहुत ज्यादा है, उनको सनराइज इंडस्ट्री शब्द दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पाउस शब्द समाचार पत्रों में था, है क्या ये? पहला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, जापान द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस मिशन, वैश्विक कोविड-19 पहल, सौर ऊर्जा हेतु एक समझौता। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है जो चर्चा में रहा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत द्वारा एक तीव्र गश्ती पोत निम्नलिखित किस देश को प्रदान किया गया? तीव्र गश्ती पोत किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है मालदीव, बांग्लादेश, सेशेल्स, जमैका। इसका सही आंसर हो जाएगा सेशेल्स। गश्ती पोत सेशेल्स को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर द्वारा सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है, विशाल भारद्वाज, आमिर खान, चेतन भगत, गुनीत मोंगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गुनीत मोंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा पहला देश है जिसने 9 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदारी समझौते को अधिसूचित किया? जापान, सिंगापुर, चीन और न्यूजीलैंड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, खंजर युद्धाभ्यास के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारत और मंगोलिया की विशिष्ट सेनाओं के बीच एक युद्धाभ्यास है। दूसरा कथन है, हाल ही में इस युद्धाभ्यास का 6वां संस्करण आयोजित किया गया। तो पहले तो हम लोग कथन देख लेते हैं। ये जो भारत और मंगोलिया है ये गलत है। यहाँ पे भारत और किर्गिस्तान होगा। खंजर युद्धाभ्यास जो है वो भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ। और फिर हमसे अगला कथन बोलता है, हाल में इस युद्धाभ्यास का 6वां संस्करण हुआ। 2021 में जो इसका संस्करण हुआ वो 8वां संस्करण था, 6वां संस्करण नहीं था। तो इसका 1 और 2 दोनों ही गलत है हमारे हैं। आपको पता होना चाहिए किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है, वहीं पे ये कंडक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चार्ल्स चुक गेस्के, जिनका हाल में निधन हो गया, वो थे एक संगीतकार, कंप्यूटर वैज्ञानिक, एथलीट और भौतिक विधि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक कंप्यूटर वैज्ञानिक। चार्ल्स चुक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन है मीराबाई चानू, प्रदीप सिंह, अंचिता सेलू, राजा मुथु पंडी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मीराबाई चानू। 2021 में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने संभाला? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यभार संभाला उसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2030 में विश्व लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, यूनेस्को, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान। अगला ऑप्शन था वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये जारी की गई। यूनेस्को इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस राज्य द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपहार योजना प्रारंभ की गई है? महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने विशिष्ट उपहार योजना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में E9 देशों का समूह समाचारों में था, निम्नलिखित में कौन सा देश इस समूह का सदस्य नहीं है? आपको बता दें 9 देशों का समूह है और जो शैक्षिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है। इसमें जो 9 देश हैं, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मैक्सिको है, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ब्राजील है, नाइजीरिया है और इंडोनेशिया है। अब भारत भी है, इजिप्ट भी है, इंडोनेशिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है। फिर से हम आपको बता दें E9 में कौन कौन से देश आते हैं। बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मैक्सिको है, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ब्राजील है, नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 है हमारा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस भारतीय नौसेना जलपोत का नाम क्या है जिसे अप्रैल 2021 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु मॉरिशस में तैयार किया गया? हमारे ऑप्शन है INS सर्वेक्षक, INS जलस्सु, INS निरीक्षक, INS सागर ध्वनि। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा INS सर्वेक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा, उत्तरी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़ौदा नगर निगम के द्वारा। जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त किया गया। आपको पता होगा 1857 की क्रांति के बाद अधिनियम लाया गया था 1858, और यहीं से भारत में पहली बार वायसराय की बात शुरू की गई थी
गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके। तो यहाँ पे जो भारतीय परिषद को समाप्त कब किया गया, ऑप्शन दे रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं भारतीयों को चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, चुनाव कंडक्ट हुए थे 1937 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत निम्नलिखित में कौन नहीं आता है? चुप रहने की स्वतंत्रता आती है भाई, हमने बताया था बोलने में ही चुप रहने का अधिकार है, ये आएगा। प्रदर्शन या धरने का अधिकार, ये भी आएगा। एक राजनीतिक दल द्वारा बुलाए गए बंद के खिलाफ अधिकार, ये भी आएगा। ऑप्शन डी बोलता है समाचार पत्र पर पूर्व सेंसरशिप लगाने का अधिकार, ये नहीं आएगा, ये विधिक हो जाएगा एक प्रकार का, ये मूल अधिकार में नहीं आएगा समाचार पत्र पर पूर्व सेंसरशिप लगाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं हमको वो बताया गया है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग फिर से देख लें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसे गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी गांधीवादी सिद्धांतों में क्या होगा इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस संस्था को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर कहा जाता है? निम्नलिखित में किस संस्था को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर कहा जाता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे रिट दी गई हैं और उनकी परिभाषा सामने दी गई है। ये स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं आ पा रहा है आपका। जैसे उत्प्रेषण लिखा है, एक सार्वजनिक कार्यालय में एक व्यक्ति द्वारा किए गए दावे की वैधता की जांच करना, हमको सही चुनना है यहाँ पे। फिर दूसरी रिट दी है प्रतिषेध उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को या तो उनके पास लंबित मामले को स्वयं को स्थानांतरित करना। परमादेश में बताया गया अदालत द्वारा एक सरकारी अधिकारी को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना। और अधिकार परीक्षा में बताया गया है उच्च न्यायालय द्वारा एक निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार को बढ़ावा से रोकने के लिए जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करती है। तो यहाँ पे जो रिट दी गई है पांचों एक साथ स्क्रीन पर नहीं आ पा रही, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसका ऑप्शन आप देखेंगे, स्क्रीन को ऊपर नीचे करके देख लेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे राज्यसभा द्वारा केवल 2 सप्ताह की अधिकतम अवधि के लिए रखा जा सकता है। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर हम देखें तो ऊपर के तीनों सेंटेंस ही हमारे सही लिखे हुए हैं। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा 2 सप्ताह मतलब 14 दिन के लिए इसे अपने पास रख सकती है। डी गलत है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के इसको हम लोग नहीं ला सकते लोकसभा में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 512, 550, 552, 560। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 552। अगला क्वेश्चन है
राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई, 21 अप्रैल, 10 दिसंबर, 14 मई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 21 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह संसद के किसी भी सदन से निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, या 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, और तीसरा दिया गया है वह संसद के दोनों सदनों के नेता हैं। तो यहाँ पर जो है देखें तो केवल 1 और 2 सही है हमारा। 5 साल का कार्यकाल और किसी भी सदन से निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन ए लगेगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने जिस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया वह थी परुष्णी, सुवास्तु, निरंजना, विपाशा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निरंजना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई एक तरफ, दूसरी तरफ प्रतीक दिए गए, ये मैचिंग करनी है हमको। उपदेश, जन्म, निर्वाण, गृह त्याग, कमल, अश्व, धर्म चक्र प्रवर्तन, पद छाप। इसका सही जो मैचिंग हो जाएगी ऑप्शन डी हो जाएगी। यानी एक ऑप्शन हम 3 मिलाएंगे, बी का ऑप्शन 1, सी का 4 और डी का 2। ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णुगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य की बात यहाँ पे हो रही है। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। उनकी तुलना प्रायः मैकियावेली से की जाती है। वह सम्राट अशोक के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 1 और 2 ये हमारे दोनों पॉइंट सही है। ए ऑप्शन में अर्थशास्त्र की रचना की थी, मैकियावेली से तुलना की जाती है, और सम्राट अशोक के प्रधानमंत्री वो नहीं थे, प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शुंग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके संस्थापक देवभूति थे। फिर लिखा है पतंजलि जिन्होंने महाभारत की रचना की थी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2, पतंजलि जिन्होंने महाभारत की रचना की थी वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोगों ने किए। आगामी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।